नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन की इस कक्षा में। कैसे आप सभी लोग? आशा है कि बिल्कुल अच्छे स्वस्थ हैं, आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चली है। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में। सभी लोग आइए, चलिए आज की कक्षा में हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ये जो भी हम लोग अभी तक सारी जो सीक्वेंस में पढ़ रहा है, ये सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेथड का पार्ट है। तो आज हम चर्चा करेंगे ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। देखेंगे खुली बाजार की क्रियाएं हैं क्या। खुली बाजार की क्रियाएं जो है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से अर्थव्यवस्था में ओएमओ के माध्यम से, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से बाजार में मुद्रा स्थिरता बनाए रखता है, या हम कहें मुद्रा स्थिरता को बना के कीमत स्थिरता को बनाए रखता है, वित्तीय संतुलन, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे और इसी में हम चर्चा करेंगे सरकारी प्रतिभूति क्या होती है। सरकारी प्रतिभूति के संदर्भ में अगर हम आपसे चर्चा करेंगे तो ये बस सिंपल सा एक बात आप याद रखिएगा कि जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको समय समय पे ऋण की जरूरत पड़ती है, तो जहां पे जिस बैंक में आपका इसका अकाउंट है आप उसके पास जाते हैं। आपको पैसे की जरूरत है तो बैंक के पास जाते हैं। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के ऋण की व्यवस्था करता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार का ऋण प्रबंधक कहा जाता है, डेप्ट मैनेजर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जब सरकार का ऋण प्रबंधक की भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निभाता है, तो जब जब पैसे की जरूरत पड़ती है सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूति को बेचकर, बाजार में बेचकर और सरकार के पैसे की जरूरत को पूरा करता है। इसी संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल जो है, याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल कीमत स्थिरता, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए भी करता है। तो ये इस टॉपिक में हम सारी के सारी बातों को एक एक करके समझेंगे, देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा ओएमओ। ओएमओ ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुली बाजार की क्रियाएं, खुली बाजार की क्रियाएं। सिंपल सा ये पॉइंट आप याद कर लेंगे, खुली बाजार की क्रिया ये है क्या, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो परिभाषा नॉर्मली आप लिखिएगा इसकी परिभाषा, ठीक, कि और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चलिए इसको आगे हम यहां पे नोट करा देंगे। पहले परिभाषा लिखिएगा, आरबीआई द्वारा सीधे तौर पर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको शॉर्ट में हम G-SEC के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई द्वारा सीधे तौर पर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की क्रिया ही खुली बाजार की क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, सामान्य सा है, एकदम सिंपल सा परिभाषा है। और नोट में 2 पॉइंट और लिखेंगे, नोट में 2 पॉइंट और यहां पे लिखिएगा, फिर उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। नोट में यहां पे, नोट में
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूति जिसको सरकारी प्रतिभूति को बेचती है। दूसरा पॉइंट, मुद्रा संकुचन या मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूति को खरीदती है। और एक पॉइंट और यहां पे आप नोट करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भारत सरकार के ऋण प्रबंधक डेप्ट मैनेजर ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है। चलिए, ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, आप याद रखेंगे। सिंपल सी परिभाषा अगर आपसे सवाल पूछे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, खुली बाजार की क्रियाएं क्या है, तो आप याद रखेगा कि आरबीआई द्वारा सीधे तौर पर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री का मतलब क्रय विक्रय, यानी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में क्रय विक्रय खरीद बिक्री करने की खरीद बिक्री की क्रिया ही खुली बाजार की क्रियाएं कहलाती है। नॉर्मल है, एकदम सामान्य है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए 2 पॉइंट हमने आपको ये बताया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेचता है। याद रखिएगा, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, अगर बाजार में इन्फ्लेशन की कंडीशन है, महंगाई की स्थिति है, तो महंगाई को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेचेगा। समझ में आ गया। दूसरा, मुद्रा संकुचन या मंदी को नियंत्रित करना है या यहाँ पे मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करना है, तो आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूति को क्या करेगा, क्रय करेगा, खरीदेगा। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक बात चल रही होगी कि ये सरकारी प्रतिभूति है क्या। सरकारी प्रतिभूति क्या है? ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन होता है। जो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति होता है उसको हम ट्रेजरी बिल्स के नाम से जानते हैं, टी बिल्स के नाम से जानते हैं, जो कि 1 साल से कम का होता है। सामान्यतया 91 दिन का जारी किया जाता है, 182 दिन का जारी किया जाता है और 364 दिन का, यानी डबल करते जाइए। 91 का डबल 182, 182 का डबल 364, साल में 365 दिन, यानी 1 साल से कम का होता है। तो ट्रेजरी बिल्स सरकारी प्रतिभूति है जो अल्पकालीन होता है और ये 1 साल से कम का होता है। दूसरा जो होता है, बॉन्ड जारी किया जाती है, सरकारी बॉन्ड, नाम सुने होंगे सरकारी बॉन्ड। सरकारी बॉन्ड जारी किया जाता है जो कि 1 साल से ऊपर का होता है। समझ में आ गया? 40-40 साल का सरकारी बॉन्ड होता है, 1 साल से ऊपर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 40 साल सरकारी बॉन्ड होता है।
अब आप पूछेंगे कि सामान्यतः ये है क्या, तो आप एकदम ऐसे समझिए जैसे आप ऋण का लेन देन करते हैं, आपसे कोई पैसा ले रहा है या आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो लिखा पढ़ी करते हैं ना, एक कागज पर लिखा पढ़ी करते हैं, स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करते हैं कि हमने इनको 5 लाख दिया, इतने ब्याज पे दिया, ठीक है, इतने समय बाद ये लौटाएंगे, 2 साल 3 साल, तो लिखा पढ़ी आप करते हैं। तो जिस पेपर पे आप लिखा पढ़ी करते हैं, स्टाम्प पेपर पे या सादे पेपर पे, और साइन वगैरह सब कराई जाती है, थंब लगाया जाता है, ये क्या है? ये ऋण का लेन देन करने का एक तरीका है कि लिखित रूप से किया जाए। सामान्य एकदम यही सेम बात है। सरकार भी जब बाजार से ऋण लेती है ना, सरकार भी जब बाजार से ऋण लेती है, बाजार का मतलब लोगों से, सरकार भी लोगों से ऋण लेती है, और ये सारे पैसे की व्यवस्था करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगी, डायरेक्ट सरकार आपके पास नहीं आएगी। सरकार ये भूमिका देगी कि हमें 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपया बाजार से चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लो, ये सरकारी प्रतिभूति लो और बाजार में बेचो और पैसा हमें दो। तो सरकार का अगर सवाल आपसे पूछे कि सरकार का बैंक कौन है, सरकार का बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आम आदमी से डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आम आदमी से डायरेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों का बैंक कहा जाए, तो बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों का कनेक्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सरकार का कनेक्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाती है, यानी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? बाजार से पैसे की उगाही करेगा। किस माध्यम से? सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से। तो सरकारी प्रतिभूति क्या है? कोई दिखने वाला खूबसूरत कोई चीज नहीं है, बल्कि एक तरीके का बॉन्ड, नाम ही है ना। देखिए बॉन्ड पेपर जब हम कहते हैं, बॉन्ड पेपर का मतलब क्या? बंद पत्र। तो ये है कि आपस में हम लोग आपसी रजामंदी से इस ब्याज पर लेन देन करने का एक माध्यम है। तो सरकारी प्रतिभूति भी क्या है? सरकार को बाजार से पैसे की उगाही करने का एक तरीका है। अब ये अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है। समझ गए पूरी बातें? आइए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद इस दोनों पोर्शन को समझेंगे, इसको भी समझेंगे। और ये आपने देखा कि ऋण प्रबंधक की भूमिका, आरबीआई भारत सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा, ठीक। सरकारी प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे ले लीजिए। सरकारी प्रतिभूति, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट, सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहां पे आपने देखा, इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। अब सरकारी प्रतिभूति को हम दो भागों में बांटते हैं। सरकारी प्रतिभूति को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका अल्पकालीन, 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 अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ये क्या होता है? इसको हम सामान्यतया क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। इसको हम अल्पकालीन, इसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स यानी ट्रेजरी मतलब खजाना, सरकार का खजाना। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट में इसको हम टी बिल्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रेजरी बिल्स को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में टी बिल्स के नाम से भी जानते हैं, टी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स यह एक साल से कम का, यह एक साल से कम का होता है, एक साल से कम का होता है। यानी ये आपका 91 दिन का, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन का जारी किया जाता है। 364 दिन का ये जारी किया जाता है। और याद रखिएगा,
ये आपका 364 दिन का जारी किया जाता है। और इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे, हाँ जी, एक पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि हाँ, ब्याज नहीं देते हैं बल्कि ब्याज नहीं देते हैं, ब्याज नहीं देते हैं बल्कि ब्याज नहीं देते हैं बल्कि रियायती मूल्य पर, बल्कि रियायती मूल्य पर, रियायती मूल्य पर जारी होते हैं, रियायती मूल्य पर जारी होते हैं, रियायती मूल्य पर जारी होते हैं। और मैच्योरिटी पर, और मैच्योरिटी पर अंकित मूल्य पर, और मैच्योरिटी पर अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं, अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं, अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। ये आप इस तरीके से नोट करिएगा। ठीक, आइए दूसरा, यहां पे दूसरे पक्ष में आप लिखेंगे दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसको हम सामान्यतया क्या नाम देते हैं, इसको हम यह एक साल से, यह एक साल से ऊपर का होता है, यह एक साल से ऊपर का होता है, एक साल से ऊपर का होता है। सामान्यतया हो गया 5 साल, 8 साल, सामान्यतः 5 साल 8 साल, इससे भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, 1 साल या इससे अधिक के होते हैं और इस पर ब्याज दी जाती है, इस पर ब्याज, इसको कूपन भी हम कहते हैं, इस पर ब्याज दी जाती है, इस पर ब्याज दी जाती है, इस पर ब्याज दी जाती है। ठीक है ना, हाँ, जिसका भुगतान हर 6 महीने पर, जिसका भुगतान प्रत्येक 6 महीने पर, प्रत्येक 6 महीने पर किया जाता है, प्रत्येक 6 महीने पर किया जाता है। मतलब पहले से ब्याज की दर, तय होती है, पहले से ब्याज की दर तय होती है। ठीक है ना, पहले से ब्याज की दर तय होती है। आइए इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर का होता है, इसको हम सामान्यतया क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम जो है दीर्घकालीन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकारी बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, सरकारी बॉन्ड, बॉन्ड कहते हैं, सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड पेपर आपने नाम सुना होगा, सरकारी बॉन्ड इसको कहा जाता है, सरकारी बॉन्ड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, क्लियर। एक पॉइंट और यहां पे आप नीचे लिखिएगा, एक पॉइंट और यहां पे आप नीचे नोट में करके आप लिखेंगे, नोट में, आप जब सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं, आप जब सरकारी प्रतिभूति, आप जब सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं, आप जब सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं तो हाँ जी, तो सरकार को कर्ज देते हैं, तो आप सरकार को कर्ज देते हैं, आप सरकार को कर्ज देते हैं। ठीक है, आप सरकार को कर्ज देते हैं, यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, यह आरबीआई के द्वारा
यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, चलेंगे जी, आइए। तो सरकारी प्रतिभूति क्या होता है? हमने आपको बताया कि सरकारी प्रतिभूति का सामान्य सा मतलब होता है कि आप उसको खरीद के सरकार को कर्ज दे रहे हैं। सरकारी प्रतिभूति को खरीदने का मतलब क्या हुआ? अगर आपने 1 लाख का सरकारी प्रतिभूति खरीदा तो इसका सामान्य सा मतलब हुआ कि आपने सरकार को 1 लाख का कर्ज दिया। बदले में आपको प्रॉफिट क्या होगा? बदले में आपको ब्याज मिलेगा। बदले में आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब देखिएगा, अब ये 2 तरीके से आप सरकार को उधार देते हैं। सरकारी प्रतिभूति 2 तरीके का होता है। जब हम बात सरकारी प्रतिभूति की करते हैं तो इसकी खरीद बिक्री करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और इसी की खरीद बिक्री को हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, 2 तरीके का होता है। एक होता है अल्पकालीन, एक यहां पर क्या होता है? अल्पकालीन। छोटे समय के लिए अगर आप सरकार को कर्ज देते हैं तो ये 1 साल से क्या होता है? यह 1 साल से कम का होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ये 3 प्रकार का सामान्यतया होता है। 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। ठीक है, इस पर ब्याज नहीं मिलता है। पहले से यहाँ पे कोई ब्याज नहीं तय होता है। यहाँ पे जब आप लेन देन करते हैं ना तो ब्याज नहीं तय करता है, बल्कि रियायती मूल्य पर जारी होता है और मैच्योरिटी पर 100 रुपए मैच्योरिटी पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। इसका सामान्य सा मतलब ये हुआ, इसका सामान्य का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, जैसे आपने 100 रुपए का कोई टी बिल्स खरीदा। 100 रुपए का टी बिल्स है, ये अंकित है, उस पर अंकित है कि 100 रुपए का है। ये अंकित है कि ये जो ट्रेजरी बिल्स है 100 रुपए का है, लेकिन आपको 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपको रियायती मूल्य पर दिया जाएगा। जैसे कि आपको क्या होगा? आपको 80 रुपया में ही मिल जाएगा। ये है आपका रियायती मूल्य, ये क्या है? आपका रियायती मूल्य। और ये क्या है? आपका अंकित मूल्य। ये क्या है? आपका अंकित मूल्य। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कहा कि जो ट्रेजरी बिल्स होता है 1 साल से कम का होता है, 91 दिन, 182, 364 दिन। जब आप इसको खरीदते हैं तो ये 100 रुपए का अगर ट्रेजरी बिल्स है, ये अंकित मूल्य है, उस पर अंकित है 100 रुपए। आपने उसको खरीदा तो सरकार पहले से यहां पे कोई ब्याज नहीं तय करेगी, बल्कि कहेगी कि 100 रुपए का है तो हम आपको 80 रुपए में दे देंगे। और अगर आपने इसको 2 साल, अगर आपने इसको 91 दिन का खरीदा है, 182 दिन का खरीदा है, तो जैसे ही अगर आपने 100 रुपया का ट्रेजरी बिल्स जो है, जो अंकित मूल्य 100 रुपया है, आपने उसको रियायती मूल्य 80 रुपया में खरीदा है, तो 91 दिन बाद, अगर आपने 91 दिन वाला लिया है तो 91 दिन बाद आपको वापस जो है अंकित मूल्य ही मिल जाएगा। समझे नहीं? फिर से समझिए, 100 रुपया का था, आपने 80 रुपया में खरीदा, फिर आपको 91 दिन के बाद जब आप उसको बेचने जाएंगे, वापस सरकार को देने जाएंगे कि भैया ये मैच्योरिटी 91 दिन हो गया, तब सरकार आपको 80 रुपया नहीं बल्कि 100 रुपया देगी। यानी आपको 91 दिन के लिए 20 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपने 100 रुपये की चीज को 80 रुपये में खरीदिया, वापस आप जब बेचे तो आपको फिर से 100 रुपया मिल गया। समझ गए होंगे? ठीक है, तो ये जो होता है इसी तरीके से होता है। यहां पे पहले से कोई ब्याज की रकम नहीं होती है, तो ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि रियायती मूल्य पर जारी होते हैं, रियायती मूल्य पर जारी होते हैं और मैच्योरिटी पर अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या है? दीर्घकालीन क्या है? 1 साल से ऊपर का होता है। दीर्घकालीन क्या है? यह 1 साल से ऊपर का होता है। सामान्यतया 5 साल, 8 साल, 40 साल का होता है। 1 साल से ऊपर इतना याद रखिए। ठीक है, इस पर ब्याज को कूपन कहा जाता है। इस पर क्या होता है? ब्याज, यानी पहले से यहां पे ब्याज की दर तय कर दी जाती है कि अगर आप, और याद रखिएगा जो दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति होता है उसको हम बॉन्ड के नाम से जानते हैं, सरकारी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। दीर्घकालीन प्रतिभूति को सरकारी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये 1 साल से ऊपर का होता है और इस पर पहले से ब्याज की रकम तय होती है। तो पहले से ब्याज की रकम तय होती है जिसका भुगतान आपको
समय समय पे आपको कूपन दिया जाता है कि लो भैया ये कूपन लो, 6 महीने का ब्याज आपका इतना हुआ, कूपन से ले जाके अपना ब्याज ले लो, और जब मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा ना तो आपको मूलधन मिल जाएगा, ब्याज तो आपको मिल जाएगा हर 6 महीने पे। आपने सरकार को सरकारी बॉन्ड खरीद के आपने 5 लाख 10 लाख जितना का सरकारी बॉन्ड आपने खरीदा, सरकार को आपने कर्ज दिया, ठीक है, तो आपका मूलधन मैच्योरिटी पूरा होने पर मिलेगा, लेकिन ब्याज आपको प्रत्येक 6 महीने पे मिल जाएगा। आपको कूपन दे दिया जाएगा, उस कूपन को दिखा के आप ब्याज अपना ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल के लिए, अगर आपने 4 साल के लिए अगर आपने सरकार को कर्ज दिया है तो आपका मूलधन जो है ना वो 4 साल बाद मिलेगा। समझ में आ गया? तो यहां पे पहले से ब्याज की दर तय होती है। अब चीज याद रखिएगा, ये काम कौन करता है? तो ये बाजार में खरीद बिक्री का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, ये बाजार में खरीद बिक्री का काम यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। सरकार दे देती है आरबीआई को, सरकार ने सरकारी प्रतिभूति को प्रिंट कराया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया कि लो भैया, ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो बाजार में बेचकर हमको पैसा देना। यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जब आप सरकारी प्रतिभूति को खरीदते हैं, जब आप सरकारी प्रतिभूति को खरीदते हैं तो आप सरकार को एक तरीके से कर्ज दे रहे हैं, एक तरीके से नहीं, कर्ज दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरी बातें समझ में आपको आ गई होगी। 2-4 पॉइंट और यहां पे आप नोट कर लीजिए, 2-4 पॉइंट यहां पे आप और जो है नोट कर लेंगे, ठीक? आगे आइएगा, अब यहां पे नोट करिएगा, यहां पे आप नोट करेंगे, भारत ने ओएमओ को, भारत ने ओएमओ को 1991 के आर्थिक सुधारों, 1991 के आर्थिक सुधारों यानी एलपीजी, ठीक है। भारत ने ओएमओ को 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ अपनाया, हाँ जी, अपनाया, ठीक है। आगे यहां पर लिखेंगे इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किस चीज का, ओएमओ का उद्देश्य, यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा, ओएमओ का उद्देश्य, ठीक है। पहला, पर्पस ऑफ ओएमओ, पर्पस ऑफ ओएमओ, तो ओएमओ का उद्देश्य, ठीक है। पहला आप लिखिएगा तरलता प्रबंधन, ठीक है। लिखिएगा यहां पे बैंकिंग सिस्टम में पैसों के प्रवाह को, बैंकिंग सिस्टम में पैसों के प्रवाह को सुनिश्चित करना, पैसे के प्रवाह को पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करना, या नियंत्रित करना, या हम कहें नियंत्रित करना। दूसरा, हाँ जी, ब्याज दरों का नियंत्रण, दूसरा ब्याज दरों का नियंत्रण यानी अल्पकालीन ब्याज दरें को प्रभावित करना, अल्पकालीन ब्याज दरों को प्रभावित करना। तीसरा पॉइंट, मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, ठीक है। महंगाई को बढ़ने से रोकना, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या तरलता को समायोजित करके अर्थात मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर या घटाकर अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थापित करना, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, ये सारे के सारे याद रखिएगा। भारत ने ओपन मार्केट ऑपरेशन को 1991 के आर्थिक सुधारों, 1991 में एलपीजी लाया गया था, आर्थिक सुधार किया गया था, उसी के समय के साथ इसको अपना लिया। अगर सवाल पूछ ले कि ओएमओ को कब अपनाया, तो 1991 के आर्थिक सुधार जो एलपीजी लाया गया उसी के साथ अपना लिया गया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तरलता प्रबंधन, ब्याज दरों का नियंत्रण और मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। मनी सप्लाई को बढ़ाकर घटाकर उसको समायोजित करके, ठीक है, उसको समायोजित करके अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना, कीमत स्थिरता बना के रखना, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास के दर में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ब्याज दरों को, जो बाजार में जो ब्याज दर होता है, जिसको अल्पकालीन ब्याज दर कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करना, जिससे निवेश में, इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बाजार में पर्याप्त मात्रा में मनी सप्लाई बना रहे, ना बहुत ज्यादा हो जाए मनी सप्लाई, ना बहुत ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए। जितना जरूरी है अर्थव्यवस्था में उतना बना रहे। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य है। और इसी के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को पैसे की बाजार से व्यवस्था कर यानी बाजार से सरकारी प्रतिभूति को बेचकर क्या करता है? सरकार को दे देता है। और दो चीज कल की कक्षा में हम बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम इस पे बात करेंगे, ये भी याद रखिएगा। कल की कक्षा में इस पे हम चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेचता है। याद रखिएगा, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सरकारी प्रतिभूति को बेचेगा, अगर डिफ्लेशन या रिसेशन को कंट्रोल करना है तो सरकारी प्रतिभूति को क्या करेगा? खरीदेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आज की कक्षा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, ओएमओ के बारे में, फिर ट्रेजरी बिल्स के बारे में, बॉन्ड के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, और फिर उसके बाद ये थोड़ी सी अलग से जानकारी, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की कक्षा में। इससे आगे जो है हम लोग जो मेन पार्ट है, अभी मेन पार्ट इसका बचा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।